ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान सर के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू हो, चर्चा शुरू हो, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं, चर्चा किन किन खबरों पर होगी। तो शुरुआत करेंगे एनपीएस पे। एनपीएस से शुरुआत करेंगे कि पेंशन के मुद्दे पर क्या करेगी सरकार, कैसे सुलझाएगी इस मुद्दे को। क्या यही है एफडी कराने का सबसे अच्छा समय? ऐसा क्यों, ये समझेंगे। क्या होगा आईटी सेक्टर में नौकरियों का? आईटी सेक्टर लगातार चर्चा में है, दिक्कतों में है। क्या होगा यहाँ आगे नौकरियों का, ये समझेंगे। रूपी रूबल ट्रेड में दिरहम कहां से आ गया? बात दिरहम तक क्यों पहुंच गई जब बात भारत और रूस के बीच व्यापार की चल रही थी? क्यों सताने लगा सूखे का डर? ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि सूखा पड़ेगा इस साल। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं जाहिर करने लगे हैं लोग, ऐसी एजेंसियां बताने लगी हैं। कौन सी एजेंसी ने क्या बताया, ये समझेंगे। और सूखा अगर पड़ा तो अर्थव्यवस्था पर ये कितना भारी पड़ेगा, इसका क्या व्यापक असर होगा, इसको भी डिटेल में समझेंगे। शुरुआत एनपीएस की खबर के साथ। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत ज्यादा पेंशन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने 4 सदस्यों की एक समिति बना दी है। पैनल की अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे। देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की वजह से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया कि नई पेंशन स्कीम को ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए ताकि कर्मचारियों का रुझान पुरानी पेंशन की तरफ ना बढ़े। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होंगे, उससे पहले भी सरकार की ये कोशिश होगी कि ये पुरानी पेंशन का मुद्दा लगातार राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में इस पर कुछ काम किया जाए। सर, क्या कर सकती है सरकार, कोशिशें क्या हैं? शुभम, नई पेंशन स्कीम को लेकर राजनीतिक रूप से भी और निवेश की दृष्टि से भी सरकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं। राजनीतिक रूप से चुनौतियां, जैसा आपको शुभम ने बताया कि लगातार कई सारे राज्य जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाना शुरू किया है। और दूसरी तरफ नई पेंशन स्कीम में हालांकि धारकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बाजार में जो गिरावट दिख रही है इस साल, जो बाजार का आउटलुक हमें दिख रहा है स्टॉक मार्केट का, उस हिसाब से रिटर्न्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई पेंशन स्कीम उतने रिटर्न दे पाएगी अगले साल जितने पिछले साल में दिए थे। और खासतौर पर उस समय जबकि इसके अगेंस्ट पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसलिए सरकार खासे असमंजस में दिखती है। भीतर ऐसी तैयारी चल रही है कि कुछ ना कुछ नई पेंशन स्कीम में ऐसा किया जाए जिसके जरिए लोगों को थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया जा सके, या जो डिफाइंड बेनिफिट है, जो कि एक डेफिनेट बेनिफिट मिलता था पुरानी पेंशन स्कीम में, उसका कुछ हिस्सा उसके तौर पर दिया जा सके। तो 2-3 अलग अलग विकल्प चर्चा में हैं। उन विकल्पों के में एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि आंध्र प्रदेश के मॉडल में, जैसे आंध्र प्रदेश की सरकारी पेंशन योजना में लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी जो अंतिम वेतन होता है रिटायरमेंट से पहले, उसका 33% डिफाइंड बेनिफिट के तौर पर दिया जाता है, उस तरीके की व्यवस्था की जाए। इस बात की भी चर्चा चल रही है शुभम कि सरकार रिटर्न्स को बेहतर करने के लिए बजट से एनपीएस में पैसा डाल सकती है, यानी एक निर्धारित रिटर्न इंश्योर किया जाए। क्योंकि वैसे भी आपको याद होगा कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने कहा था कि जून जुलाई तक वो एक डिफाइंड बेनिफिट, एक डिफाइंड रिटर्न वाली या गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन स्कीम लेकर आएगा, जो कि आम लोगों के लिए होगी, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी। तो अब बात 2 जगह घूम रही है। एक ये कि क्या एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पे तय कर दी जाए, उतनी तो मिलेगी ही रिटायरमेंट के समय, या फिर जो रिटर्न है उसको किसी पर गारंटीड किया जाए कि इतना रिटर्न इस पेंशन स्कीम पर मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार को अपने बजट से पैसा डालना पड़ेगा, बजट से निवेश करना पड़ेगा। ये दुविधा काफ़ी बड़ी है क्योंकि राजनीतिक रूप से धीमे धीमे इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि सरकार को नई पेंशन स्कीम को सुधारना है। इसलिए ये आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। और शायद यही वजह थी कि सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी जिसका की घोषणा संसद में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते कहा कि साल भर के दौरान केंद्रीय बैंक की तरफ से 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रेपो रेट में की गई, लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद बैंकों ने जमा पर ब्याज दरों में इतना बदलाव नहीं किया, इतनी बढ़ोतरी नहीं की। हालांकि इस दौरान टर्म डिपॉजिट की दरों में बदलाव जरूर हुआ है, बढ़ोतरी जरूर हुई है। इस बीच एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें और बढ़ेंगी, इसकी संभावना नहीं है क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला रोक दिया गया है। पिछले हफ्ते हुई पॉलिसी बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। पिछले साल मई से लेकर फरवरी तक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सर, अब आरबीआई और रिजर्व बैंक के सामने दुविधा होगी क्या ये जमा को लेकर?
शुभ, आरबीआई रिजर्व बैंक के सामने दो तरीके की दुविधाएं हैं। जैसे ही रिजर्व बैंक ने इस बार मौद्रिक नीति में ब्याज दरें न बढ़ाने का फैसला किया या स्थिर करने का फैसला किया, संकेत ये दिया गया कि नहीं, हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना नहीं है। जमा पर ब्याज दरों को लेकर एक दूसरा चक्र शुरू हो गया। बाजार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई, बैंकों ने भी इस बात की तैयारी शुरू कर दी कि अब यहाँ से अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कमी होगी या डिपॉजिट में और ज़्यादा ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। और यहीं से रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। दुविधा ये शुरू होती है कि भारत में डिपॉजिट्स की जितनी ग्रोथ रेट है बैंकों में, उससे ज़्यादा, उससे लगभग दोगुनी दर इस समय क्रेडिट की है। बैंक इस बात से लेकर पिछले 6 महीने से परेशान है कि उनके पास अधिक से अधिक जमा कैसे आ सके। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको इसकी खबरें देते रहते हैं कि बैंकों ने कैसे विशेष जमा स्कीमें निकाली हैं, कर्मचारियों को डिपॉजिट जुटाने के टारगेट दिए गए हैं, और ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी बैंकों में उतना डिपॉजिट नहीं आ रहा है। इसकी कुछ पिछली पीछे वजह है, इनकम में कमी है, लोगों के पास आय उतनी नहीं है, इसलिए बैंकों में उतने डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं जितनी बैंकों को ज़रूरत है कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए। पूंजी की चुनौती बैंकों के सामने बनी हुई है एनपीएस के कारण, तो बैंकों का डिपॉजिट्स ही मेन आधार है। अब यहाँ से दुविधा रिजर्व बैंक की ये है कि अगर मान लें हम कि अगले 6 महीने के भीतर ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होती, और जैसा नोमुरा जैसी एजेंसियां मान रही कि जुलाई से भारत में ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, तो डिपॉजिटर्स से को लाने के बजाय डिपॉजिटर्स को लूज करने का, उन्हें खोने का खतरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बैंकों को जमा पर ब्याज दरें कम करनी पड़ जाएंगी, जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें बनती दिखाई दे रही। और ऐसी स्थिति में उनका पूरा जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, उनके जो कैपिटल एडिक्वेसी के चैलेंजेस हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में पॉज तो कर दिया, पर इसका बैंकों के स्तर पर क्या असर होगा यह भी समझना मुश्किल हो रहा है। और इसलिए रिजर्व बैंक अपनी तरफ से इस बात की कोशिश कर रहा है कि शायद ये पॉज थोड़ा लंबा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अचानक अगर तेजी से ब्याज दरें डिपॉजिट पर घटने लगी तो उसका नुकसान होगा बैंक को। सर, तो ऐसे में आम लोग क्या करें, इस दुविधा का फायदा कैसे उठाएं? शुभम, आम लोगों की दुविधा और बैंकों की दुविधा एक जैसी है। जैसे अगर आप बैंकों में डिपॉजिट का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब 250 बेसिस पॉइंट की करीब 250% अंक की बढ़ोतरी की गई रेपो रेट में, उसके बाद बैंकों ने अपनी जमा दरें नहीं बढ़ाई। पर इस बयान के दो हिस्से हैं। जमा दरों का मतलब है कि बैंकों ने अपनी सेविंग बैंक्स की रेट्स नहीं बढ़ाई, पर बैंकों ने अपनी फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट की रेट्स बढ़ाई हैं। और आंकड़ा मैं देख रहा था कि भारत में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में मार्च 2023 के आंकड़े के हिसाब से जितनी जमा है, उसका करीब 58.5% टर्म डिपॉजिट में है, जिनको आप एफडी कहते हैं, जिनको मियादी जमा कहते हैं, और करीब 32.6% सेविंग डिपॉजिट्स में है, जो सामान्य बचत खाता है, जहां आपकी तनख्वाह या बाकी चीज़ें रखी जाती हैं, और करीब 9% के आसपास हिस्सा करंट अकाउंट में। तो अब बैंकों में दो तरीके के जमाकर्ता हो गए हैं। एक वो जमाकर्ता जिन्हें एफडी की बचत में ब्याज दरों का लाभ मिल रहा, और एक वो बेचारे जमाकर्ता जिन्हें पता नहीं है कि उनके सेविंग बैंक डिपॉजिट में बढ़े हुए पैसे पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। अब या तो वो अपनी जो डेली कैश फ्लो जो मेंटेन करते हैं मंथली, उस कैश फ्लो को निकाल कर एफडी में ले जाएं, और नहीं तो सेविंग बैंक्स में अपना पैसा रखने पर उन्हें नुकसान हो रहा है। अब यहां से जमाकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अब उन्हें यह देखना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपने पास अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फ़ायदा लेना है तो उनके लिए आखिरी मौका है। बैंक यहाँ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे, इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है, क्योंकि बैंकों ने जमा पर नॉर्मल सेविंग्स पर तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं। इसलिए अगर आपको अपना पैसा, अपना निवेश इस समय करना है तो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस में, एफडी में निवेश करके अपने इनकम को 2 साल 3 साल के लिए ऊँची ब्याज दरों पर लॉक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर ब्याज दरों में कमी आई तो फिर यह फ़ायदा भी मिलने वाला नहीं है। महंगाई को लेकर बढ़ने की संभावनाएं पहले से ही जाहिर की जा रही हैं, और फिलहाल रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी करेगा, इसके संकेत अभी तो नहीं दिखते। हाँ, अगर महंगाई की दर 7% से के आसपास पहुंची तो फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक दौर और आ सकता है। लेकिन यह मौका है, आखिरी मौका है, जब आप एफडी में अभी अपना निवेश बढ़ा सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, जो कि अनयूज्ड कैश फ्लो है, तो उसे अपने सेविंग बैंक में रखने के बजाय एफडी में ले जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ बेहतर रिटर्न मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक अधिकतर सेक्टर्स में शेयरों की बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। बीते 2 वित्त वर्ष के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आईटी सेक्टर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अगर वित्त वर्ष के हिसाब से आप देखें तो 22-23 में 51,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी और 21-22 में कुल 49,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ रही आर्थिक चुनौतियों की वजह से भारतीय आईटी कंपनियों के सामने कारोबार बढ़ाने की चुनौती है। इस वजह से विदेशी निवेशक इनसे परहेज कर रहे हैं। सर, अब तिमाही नतीजे भी शुरू हो रहे हैं और आपसे हम लगातार आज से लेकर आगे तक आपको तिमाही नतीजों का प्रीव्यू, नतीजे आने के बाद उनका विश्लेषण करते जाएंगे मनी सेंटर में। आज बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर पर। सर, इन चुनौतियों
के बीच आईटी सेक्टर को जो देखने को मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, फंडिंग के वजह से, आपको क्या लगता है नौकरियों को लेकर, सैलरी को लेकर कैसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है? शुभम, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आईटी सेक्टर के साथ। आईटी सेक्टर में ये तिमाही आमतौर पर आखिरी तिमाही वैसे भी कमजोर रहती है, लेकिन पिछले 2 तिमाहियों से आईटी सेक्टर की हालत बहुत खराब है। शुभम ने आपको बताया कि भारत में बहुत तेजी से विदेशी निवेशकों ने यहाँ से निकलना शुरू किया। मुनाफों के जो गाइडेंस है वो भी अच्छे नहीं है, पर ये सारी तकनीकी चीज़ें ये निवेशकों के मतलब की बात हो सकती हैं। आम लोग जिन्हें भारत में नौकरियों की दृष्टि से आईटी कंपनियों की तरफ देखा जाता है, और जो ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत में संगठित क्षेत्र में पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा रोजगार सूचना तकनीक और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों से आए हैं, जिनमें स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके के बैलेंस शीट पर दबाव दिख रहे हैं, उस हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि आईटी कंपनियों में बड़ी हायरिंग होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम तो जॉब कट्स देख रहे हैं। भारत की सारी बड़ी आईटी कंपनियों में हमने जॉब कट्स देखे, या उनके यहाँ नौकरियों पर फ्रीज या हायरिंग पर फ्रीज आया है। दूसरी बात ये कि आमतौर पर जो वेज बिल में या वेतन में जो बढ़ोतरी की संभावना है वो 8 से 10% से ज़्यादा नहीं है। यानी इस साल आईटी कंपनियां बहुतम अधिकतम अपने कर्मचारियों को अगर बढ़ोतरी दे पाएंगी तो 8 से 10% देंगी, और ये भी वो कंपनियां होंगी जो बड़ी कंपनियां होंगी। जो मझोले आकार की छोटी कंपनियां हैं वहाँ वेतन में बढ़ोतरी की बड़ी संभावना नहीं है। ये हम अगर आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स के उनके प्रिंट के जो आकलन आ रहे हैं हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं, उन्हें देखकर ऐसा अनुमान मिल रहा है, और जो पिछली तिमाही के आंकड़े हैं उन्हें भी करीब से देखा जा सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के पास पिछले साल की तुलना में इस साल रेवेन्यूज़ पर भी दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपॉर्चुनिटीज़ में भी दबाव है, और उनके निर्यात में भी कमी होने की संभावना है। तो रोजगार और वेतन दोनों की दृष्टि से अगले 6 महीने सूचना तकनीक कंपनियों से अच्छी खबरें आने की उम्मीद कम है। आईटी सेक्टर के साथ भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। स्टार्टअप कंपनियों के निवेशक अब नए निवेश से पहले सावधानी बरत रहे हैं। 2023 की शुरुआत से ही वेंचर कैपिटल फंड्स की तरफ से स्टार्टअप में फंडिंग की डील घटा दी गई हैं। जनवरी से मार्च के दौरान वेंचर कैपिटल फंड की तरफ से स्टार्टअप में सिर्फ $2 अरब की फंडिंग हुई है। सर, जब ये फंडिंग का सूखा है, ऐसे में स्टार्टअप अपने खर्चे फिर कैसे चला रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? स्टार्टअप्स के लिए शुभम अगला साल, बल्कि ये साल जो शुरू हो रहा है और इसके अगले शुरुआती 6 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगले 6 महीने बाद आपको भारत के स्टार्टअप सेक्टर में काफ़ी बड़ा उलटफेर दिखाई देगा। वीसी सर्किल की एक ताजी स्टडी आई जो बता रही है कि स्टार्टअप कंपनियों को चूंकि नई पूंजी नहीं मिल रही है, उनके वैल्यूएशन गिर रहे हैं, उन्हें अगले लेवल की फंडिंग नहीं मिल रही, जो हम बार बार आपको बताते रहे, इसलिए उन्होंने ह्यूज कैश बर्न किया है। कैश बर्न स्टार्टअप की ज़बान में वो पैसा है जिससे कंपनी अपने कारोबार चलाने के लिए, प्रचार के लिए, अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए खर्च करती है। 2022 का 2 गुना कैश बर्न वीसी सर्किल ने पाया है। $5 बिलियन के आसपास का कैश बर्न स्टार्टअप कंपनियों ने अपने यहाँ अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चुनौती आ रही है वो ग्रॉसरी कंपनियों के पास आ रही है, जो आपके घर पर सामान, खाने पीने का सामान, ग्रॉसरी डिलीवर करती हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा फिनटेक स्टार्टअप्स का है, जिनको काफ़ी कैश बर्न करना पड़ रहा है क्योंकि अभी उनको रिटर्न आने शुरू नहीं हुए। और एडटेक स्टार्टअप्स, जिनकी कहानी आप लगातार सुन रहे हैं, जहां पर हर तीसरे चौथे दिन नौकरियों की छटनी की खबर आती है, चाहे वो एडटेक से जुड़ी हुई मझोली कंपनियां हों या बड़ी कंपनियां हों। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कैश बर्न पर, जो कैश है उनके पास, उसे जलाकर किसी तरीके से अपने कारोबार को चला रही हैं। और अगर आने वाले समय में इनको नए निवेश या नए फंड मिलना नहीं शुरू हुए तो अगले 6 महीने के बाद इनके लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। इसमें स्विगी, शेयरचैट, अनअकैडमी, फार्मिजी, फ़ोनपे, क्रेड, ओयो, भारत पे, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं जो कैश गजलर्स कंपनियों के तौर पे इस सर्वे में सामने आई हैं, जिन्होंने अपनी कैश का इस्तेमाल किया है क्योंकि इनके पास पूंजी नहीं है। रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को बहुत मदद नहीं मिल रही है, वो बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। रूस के साथ हो रहा भारत का व्यापार ज़्यादातर यूएई की करेंसी दिरहम में सेटल हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बीते 1 साल के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा और भारत में कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा सप्लाई रूस से ही हो रही है। लेकिन रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध हैं, जिस वजह से भारत और रूस के बीच डॉलर के जरिए ट्रेड सेटल नहीं हो पा रहा। यहाँ से रास्ता खुला, अपॉर्चुनिटी खुली, संभावना बनी कि ये ट्रेड रुपए में हो जाए, रुपए को इससे बढ़ावा मिल जाए। लेकिन भारतीय रुपए के लिए रूस की तरफ से ठंडा रिस्पॉन्स देखते हुए बात आ गई दिरहम पे। दोनों देश दिरहम में जो ट्रेड थे उनको सेटल करने के लिए तैयार हुए। सर, बात रुपी रूबल की होती समझ आता, ये दिरहम बीच में कहाँ से आ गया? दिरहम बीच में आया शुभम तेल के भुगतान को लेकर। भारत ने पिछले 1 साल में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है। भारत के लिए रूस सबसे बड़ा तेल आयातक के इम्पोर्टर है, रूस से सबसे ज़्यादा तेल भारत को आया है। इसके भुगतान के मुद्दे हैं। भारत इस भुगतान को
रुपये में करना चाहता है। भारत इस भुगतान को डॉलर में भी कर सकता था, पर रूस के लिए डॉलर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रतिबंधित देश है और डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हम लगातार आपको बताते रहे कि रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर कम कर रहा है, और उसमें रूस की तरफ से इस बात का दबाव था कि भारत ये भुगतान युआन में करे। युआन के में भारत को भुगतान करना राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से मुफीद नहीं, और यहाँ आ गया दिरहम। अब पिछले 6-7 महीनों में तमाम कोशिशों के बाद, तमाम चर्चाएं, तमाम सुर्खियों के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह माना कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। हम लोग अपने मनी सेंट्रल इस पर चर्चा करते रहे कि इसमें कई सारी दुविधाएं हैं, तकनीकी दुविधाएं हैं, इसमें वैल्यूएशन संबंधी समस्याएं हैं, और इसलिए रूस को अब भुगतान करने के लिए दिरहम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूस से जो आयात हुआ उसमें खासतौर पर जो तेल का आयात है उसकी इनवाइसिंग दिरहम में होगी, और वो दिरहम से वो पैसा रूस को दिरहम में दिया जाएगा। यानी भारत वो भुगतान या तो डॉलर में या रुपए में, दिरहम में करेगा, और वो पैसा वहाँ पहुँचेगा। इससे कम से कम रूस के साथ जो ट्रेड के इश्यूज हैं उनको स्मूथ बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन बाकी जो रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करना है, इसमें भी लंबा वक्त लगेगा। सर, दिरहम में ये सेटलमेंट होगा, इससे क्या भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है वैश्विक व्यापार के, उसमें कुछ मदद मिलेगी? ये केवल रूपी रूबल ट्रेड के बीच में ये रूपी दिरहम रूबल ट्रेड जैसा बन रहा है, एक ट्रायंगुलर सिस्टम बन रहा है। इसमें एक तीसरा सिस्टम आ रहा है, इसमें हालांकि लागत भी होगी। बाकी रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करना, और जहां बायलैटरल ट्रेड में, द्विपक्षीय व्यापार में सामान की खरीदारी की जा सके और उसका रुपए में भुगतान किया जा सके, इसमें लंबी जद्दोजहद है और लंबी कोशिशें हैं। आरबीआई ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए कहा था, कई सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन अभी जो समस्या है वो 2 तरीके की। एक तो भारत से जो कारोबार करने वाले दुनिया के बड़े देश हैं उसमें भारत बड़ा इंपोर्टर है। भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर, और भारत बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों का इंपोर्ट करता है। इंपोर्टर्स में जो सेल करने वाला होता है वो अपनी करेंसी सामने रखता है, और उसमें डॉलर प्रमुख करेंसी, डॉलर या यूरो में इनवाइसिंग होती। भारत का निर्यात जिन देशों को है उन देशों के साथ जरूर भारत ये कोशिश कर सकता है कि उन्हें रूपी में भुगतान किया जा सके, पर यहाँ पर 2 पहलू महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय रूपी का इस्तेमाल आगे ट्रेड के लिए किया जा सके। जो देश रूपी में भुगतान ले रहा है या रुपए में भारत की तरफ से भुगतान जा रहा है, उस रुपए का इस्तेमाल वो कहाँ करेगा आगे ट्रेड में, या वापस भारत से ही करेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि जो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है और जो इंपोर्टिंग कंट्री है, उनके मुद्रा के बीच में विनिमय दर की परिस्थिति क्या है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भारत में रुपए के ट्रेड को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि अगर आप इंटरेस्ट के तौर पर देखें तो दुनिया के कई देशों ने अपनी तरफ से रुचि दिखाई है, पर वो रुचि सैद्धांतिक तौर पर ही है, व्यवहारिक रूप से भी इसे खड़े होने में लंबा वक्त लगेगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जल्द फ्रोजन फूड और डेयरी कारोबार में एंट्री ले सकती है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने दोनों सेगमेंट में कारोबार की योजना बनाई है। हालांकि शुरुआत में दही, फ्रोजन डेजर्ट, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड योगर्ट जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के साथ बाजार में उतरने की योजना है। सर, क्या तैयारियां हैं कंपनी की? रिलायंस ने फ्रोजन डिज़र्ट और डेयरी कारोबार में प्रवेश के संकेत दिए थे हाल में, जब अमूल के एक्स डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने अभी हाल में जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अमूल के, उन RS सोढ़ी, उन्होंने रिलायंस को ज्वाइन किया था। रिलायंस में ने उनको हायर किया है। अब यहाँ से एक दिलचस्प बहस शुरू हो रही है। बाजार में रिलायंस धीरे धीरे खाद्य उत्पादों की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पहला शुरुआती फोकस खाद्य उत्पादों का सॉफ्ट ड्रिंक्स के साइड में था, कैंपा कोला और कुछ और देशी ब्रांड्स थे जिनके जरिए। अब जो दूसरा हिस्सा है जो वो डेयरी के तौर पर है। हालांकि रिलायंस के पास अभी डेयरी नहीं है, पर इस बात की संभावनाएं बाजार में की जा रही कि अगर रिलायंस डेयरी उत्पादों में आने की कोशिश करेगी या आने की तैयारी कर रही, दूध, दही या घी और इस तरीके के उत्पादों में, तो आने वाले समय में आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है भारत में डेयरी उद्योग में रिलायंस कुछ अधिग्रहण करे और कुछ अधिग्रहण के जरिए बाजारों में प्रवेश की कोशिश करे, क्योंकि भारत में डेयरी उत्पादों का उतना आयात नहीं होता है जितना आयात अन्य देशों में होता है। अभी हाल में ही चर्चा चली थी डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर, लेकिन अगर भारत के डेयरी मार्केट में रिलायंस को अपनी छवि के आधार पर, अपनी ताकत और अपनी क्षमता के आधार पर बड़ा हिस्सा लेना होगा, तो या तो उसे डेयरी उद्योग में नया निवेश करना होगा या उसे किसी डेयरी कंपनी का अधिग्रहण करना होगा। तो डेयरी उद्योग में रिलायंस के प्रवेश से उथल पुथल और खलबली तो जरूर मचेगी। अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। मौसम का अनुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने इस बार के मानसून के लिए सोमवार को अपना पहला अनुमान जारी किया। अपने अनुमान में स्काईमेट ने कहा कि इस साल भारत में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी। स्काईमेट के मुताबिक 94% बरसात का अनुमान है। स्काईमेट ने इस बार अल नीनो की आशंका जताई और कहा है कि अगस्त सितंबर के दौरान होने वाली बरसात पर अल नीनो की वजह से
असर पड़ेगा। एल नीनो की वजह से बरसात कम होती है, कम बरसात खरीफ के सीजन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती है। सर, और क्या कह रहे हैं स्काईमेट के प्रमुख अनुमान? ये भारत में आंशिक सूखे या सूखे की संभावना का पहला महत्वपूर्ण चौंकाने वाला अनुमान है और इसे आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था ने, शेयर बाजार ने, कंपनियों ने बहुत करीब से देखा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के खाद्य उत्पाद व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी खबर है और इसके आयाम हमें भीतर से समझने होंगे। स्काईमेट एक प्रमुख वेदर एजेंसी है जो आमतौर पर IMD से पहले अपने अनुमान जारी करती है। भारतीय मौसम विभाग इसके बाद अनुमान देता है और अब भारतीय मौसम विभाग क्या कहेगा, इस पर लोगों की निगाहें होंगी। स्काईमेट ने 4-5 बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं। पहली चीज़ तो स्काईमेट ने ये स्थापित कर दिया और ये कहा है कि एल नीनो आ गया है, एल नीनो की संभावना बनती दिखाई दे रही। 2 से 7 साल में ये प्रशांत महासागर के तापमान में किस्म का परिवर्तन होता है और उस गर्मी के कारण भारत में होने वाली बारिश और मानसून प्रभावित होती है। और ये समस्या पिछले बार जब भी आई 2014 में भी और इससे पहले भी, तो उसका असर आंशिक या पूरे सूखे के तौर पर दिखाई दिया है। दूसरी चीज़ स्काईमेट ने अपनी संभावना में एक कहा है कि जो 2 नंबर दिए, 2 महत्वपूर्ण नंबर दिए जिन्हें हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो ये माना जा रहा है कि मानसून में बारिश सामान्य से 40% तक कम हो सकती है और अगर ये 40% तक की बारिश पूरे देश में भी कम नहीं होती, कुछ इलाकों में भी होती, तो इन इलाकों में आंशिक सूखे जैसी स्थिति होगी। और ये भी कहा है कि 20% तक सूखे की संभावना है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ जो कैविएट है कि स्काईमेट का कहना है कि अभी इन अनुमानों में आने वाले 6 महीनों में और बदलाव होगा, परिस्थितियाँ और बदलेंगी और परिस्थितियाँ बदलने के साथ अनुमान भी बदलेंगे। जो टॉप लाइन या जो स्पष्ट भविष्यवाणी है वो ये है कि भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। और पिछले साल हमें परिस्थिति देख चुके हैं, भारत के मानसून का स्वभाव पिछले कई सालों से काफ़ी असंतुलित होता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति में अब सूखे की आंशिक संभावनाएं या सूखे की संभावनाओं के आकलन भी आने लगे हैं। सर, अगर ये सूखा आता है, संभावनाएं सिद्ध होती हैं, जो बात कही जा रही है, अगर ऐसा असर मौसम पर देखने को मिलता है तो इसके अर्थव्यवस्था के कौन कौन से मोर्चे देखे जाएं जहां व्यापक असर देखने को मिलेंगे? यही खबर, इसीलिए आज स्काईमेट की भविष्यवाणी को बाजार में और बाकी जगह बहुत करीब से समझा गया और देखा गया। एक तो स्पष्ट रूप से पता है हमें कि भारत में रबी के सीजन को लेकर भी तमाम आशंकाएं हैं। आकलन ये है कि भारत में गेहूँ के उत्पादन में कमी आएगी। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है अनाज भंडार को संभालने की। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है, जो धान की फसल और इसके साथ दलहन और तिलहन की फसलें प्रभावित होती हैं, वहां तक एल नीनो का असर आएगा। ये बात IMD ने भी कह दी और स्काईमेट ने भी कह दी। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कि भारत में बारिश के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं, वहां यह गर्म तापमान असर करेगा। तो मानसून कुछ इलाकों में आंशिक रूप से कमजोर हो सकता है, कुछ इलाकों में और ज़्यादा कमजोर हो सकता है, इस बात की संभावना है। इसलिए खाद्य महंगाई को लेकर बड़ी चुनौतियाँ। और देखिए ऐसी परिस्थिति है, इसीलिए जब रिजर्व बैंक के आकलन पर उस दिन चर्चा कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि महसूस हो रहा था और बहुत सारे एजेंसियों को ये महसूस हुआ कि रिजर्व बैंक ने शायद अपनी भविष्यवाणी करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। रिजर्व बैंक की भविष्यवाणी, रिजर्व बैंक की पॉलिसी के ठीक 48 घंटे बाद भारत में सूखे की भविष्यवाणी आ गई और रिजर्व बैंक ने उसमें इस हिस्से को बगैर बताए हुए छोड़ दिया कि मानसून का आगे क्या असर होगा पता नहीं। पर भारत में स्काईमेट जैसी वेदर एजेंसी और भारत की तमाम वेदर एजेंसियों को पता है कि मानसून की परिस्थिति क्या है। तो अगर आंशिक सूखे की भी परिस्थिति बनती, पूर्ण सूखा तो काफ़ी खतरनाक है, अगर आंशिक सूखे की परिस्थिति बनती और खासतौर पर स्काईमेट का अनुमान मध्य भारत और उत्तर भारत में मानसून की बारिश में काफ़ी कमी होने की संभावना अभी जाहिर कर रहा है अपने पहले अनुमान में, तो इसका हमें सीधा असर अर्थव्यवस्था में महंगाई के तौर पर और ग्रामीण इलाकों में मांग के तौर पर दिखाई देगा। तमाम कोशिशों के बाद भी पिछले 1 साल से जितने आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से मांग आती हुई नहीं दिखा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये साल दबाव वाला रहने वाला है। और इसके अलावा ज़्यादा टेम्परेचर से पानी की कमी और पानी की चुनौतियां भी इस साल होंगी। अर्थव्यवस्था अगले 3-4 महीने तक, 5 महीने तक मानसून की हर छोटी खबर को करीब से देखेगी और हम आपको बताते रहेंगे कि मानसून की परिस्थिति किस तरह से बन रही है। देश में रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं कटाई में हुई देरी के कारण फिलहाल मंडियों में नई फसल की आवक सीमित है। इसी वजह से सरकारी खरीद में भी अभी गति नहीं पकड़ी है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में गेहूं की सरकारी खरीद में रफ्तार आने की संभावना है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सरकार पंजाब और हरियाणा के गेहूं खरीद के नियमों में ढील दे सकती है, क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से फसल की क्वालिटी पर असर पड़ा है। इस बीच निजी रिपोर्ट ने यह दावा किया कि सरकार के गेहूं उत्पादन को जो अनुमान लगाया है, सरकार का जो अनुमान आया, असल में उत्पादन उससे कम रहेगा। लेकिन सरकार का मानना है नहीं, उत्पादन कम नहीं रहेगा, इस साल उपज अच्छी रहेगी। ऐसे में बेमौसम बरसात की वजह से थोड़ी फसल खराब होती है तो उत्पादन पे उसका तय अनुमान तक पहुंच जाएगा,
उनका ये कहना है कि जितना हमने सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा है 11.21 करोड़ टन, उतना तो हम खरीद लेंगे। सर, सरकार का एक हाथ कह रहा है उत्पादन उतना ही होगा, दूसरा हाथ कह रहा है कि खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी, ऐसा क्यों? ये परिस्थिति हमें कृषि के क्षेत्र में लगातार दिखती है शुभम। जैसे अब हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार का एक हाथ कह रहा था कि मानसून कमज़ोर रहेगा और उसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल आर्थिक विकास दर के अपने आकलन में बढ़ोतरी की और मानसून के असर को अभी उसमें नहीं ली, अपने आकलन में शामिल नहीं किया। ठीक यही स्थिति गेहूं को लेकर हो रही है। फ्लोर मिल्स ने जो आटा बनाने वाली मिलें और जो कृषि उद्योग हैं उन्होंने एक आकलन कराया, तो उस आकलन के हिसाब से 1 से 2 मिलियन टन के गेहूं के उत्पादन में कमी की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर एफसीआई की खरीद के ताजे आंकड़े देखें जो कि अभी शुरू हुई है, तो खरीद पिछले साल की तुलना में बेहतर चल रही है, पर उसमें बहुत सारी खरीद ऐसी है जो भीगे हुए खराब अनाज की है। और अब सरकार अनाज भंडार को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने पंजाब और हरियाणा में भी भीगे हुए जो अधिक नमी वाले अनाज हैं उसकी खरीद की छूट देने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण बात सरकार अनाज की व्यवस्था को लेकर, संभालने को लेकर कर रही है कि मिलों से कहा गया है कि वो किसानों से सीधे अनाज खरीदें, क्योंकि सरकार अपने ओपन मार्केट सेल व्यवस्था के तहत, अनाज भंडार की व्यवस्था के तहत अब उन्हें अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएगी। तो इस पूरी पॉलिसी कन्फ्यूज़न का मतलब क्या है? इसका कन्फ्यूज़न का मतलब यह है कि दोनों ही परिस्थितियों में भारत में अनाज की, गेहूँ की कीमतें ऊँची रहने की संभावना है, क्योंकि जितनी खरीद सरकार करने जाएगी उसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी खरीद करने जाएगा और बाजार में गेहूँ की आपूर्ति कम हुई तो इसका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। अप्रैल के अंत तक और मई की शुरुआत तक गेहूं की कीमतें बाजार में क्या रहती, इससे हमें संकेत मिलेगा कि भारत में अगले 6 महीने के दौरान, खरीफ सीजन शुरू होने के बीच, रबी और खरीफ सीजन के बीच खाद्य महंगाई की स्थिति क्या रहती है। क्योंकि हमने पिछले पूरे 6 महीने, बल्कि 7 महीने ले शुरू, 7 महीने के दौरान जो ग्रेन्स में, फूड ग्रेन की इन्फ्लेशन है उसको लगातार ऊंचा देखा है, जबकि खरीफ की फसल भी आमतौर पर बेहतर ही रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंटर झटपट। अदानी पावर ने रविवार को बताया कि उसके झारखंड में गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू हो गई। अदानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच बिजली की सप्लाई के लिए 2017 में समझौता हुआ था। 1800 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट से बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत का नाम शामिल है। तीनों के ऊपर 3250 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। सरकार ने नेचुरल गैस के भाव तय करने के लिए फॉर्मूले में बदलाव किया और इस बदलाव से सीएनजी पीएनजी की कीमतों में 10% गिरावट की संभावना है। कुछ कंपनियों ने तो दाम घटाना शुरू भी कर दिए हैं। नए फॉर्मूले के तहत ऑयल फील्ड से निकलने वाली नेचुरल गैस का भाव कच्चे तेल के भाव पर तय होगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सीएनजी पीएनजी की गैस की कीमत तय करने का फैसला लंबित था और इस फैसले में सरकार ने 2 काम किए। एक काम जो नहीं किया वो हम पहले आप बताते हैं, क्योंकि सरकार पारेख कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि अगले 2 साल के भीतर भारत में गैस की प्राइसेस को पूरी तरह डीरेगुलेट कर दिया जाना चाहिए, बाजार पर आधारित कर दिया जाना चाहिए। वैसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने जो भारत की पुरानी तेल फील्ड से निकलने वाली गैस थी उसकी कीमत तय करने का फार्मूला बदल दिया कि वो मंथली आधार पर जो क्रूड ऑयल की कीमत है उसके 10% के आधार पर तय होगी। ये बेंचमार्किंग कर देगी। तात्कालिक तौर पर उपभोक्ताओं के लिए भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसके साथ ओएनजीसी, आरआईएल और जो भारत की प्रमुख तेल और गैस कंपनियां, उनके मुनाफों में भी कमी आएगी। हालांकि उनके मुनाफे उतने कम नहीं होंगे, क्योंकि इस नई नीति के तहत भी उन्हें जो रेवेन्यूज़ मिलेंगे या जो उनको रियलाइजेशन गैस की कीमत का मिल रहा है वो इससे पहले की, कोविड से पहले के समय के आधार पर ज़्यादा है, लेकिन अब उनको गैस से होने वाली कमाई में कमी होगी। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपको 2 बजे जुड़ना है पहले हेलो मनी 9 में, शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल से पहले। कल बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप अपना रिव्यू करना चाहते हैं, नया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, पुराने में कोई राइडर जोड़ना चाहते हैं, तो कल निशा सांघवी जी हमारे साथ जुड़ेंगी दोपहर 2 बजे से लगातार। 9311121874 पर आप अपने सवाल भेजिए और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो तत्काल पूछिए। दोपहर 2 बजे से लाइनें खुल जाएंगी, कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल हमें आप मेल से भी भेज सकते हैं। मेल भेजें money9query@tv9.com पर, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। नाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप